शीतकालीन यात्रा प्रवास पर उत्तराखंड आ सकते हैं पीएम मोदी। मुखबा या खरसाली का कर सकते हैं दौरा। सीएम धामी ने किया था पीएम से आने का अनुरोध। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एचआरडीए का एक्शन लगातार जारी। 4 बीघा कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। निर्माण रोकने के आदेशों की अनदेखी के चलते की गई बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में शुरू हुई मदरसों की जांच। शुरुआती जांच में कई मदरसे पाए गए अवैध। देहरादून में 35 और उधम सिंह नगर में 129 मदरसों को बोर्ड से नहीं मिली थी मान्यता। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है, शीतकालीन यात्रा प्रवास पर आ सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी करेंगे बद्री केदार में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। मुखबा और खरसाली जा सकते हैं पीएम मोदी। और सीएम धामी ने किया था पीएम से आने का अनुरोध। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। और इस दौरान बद्री केदार में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों का भी निरीक्षण वो कर सकते हैं। मुखबा और खरसाली भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल भी आयोजित होने वाले हैं। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि वो उत्तराखंड में आए। और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि वो जरूर आएंगे। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तराखंड में हो सकता है, जहां पर बद्री केदार के कार्यों का जायजा भी प्रधानमंत्री ले सकते हैं। मुखबा और खरसाली भी जा सकते हैं। और इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच सकते हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब प्रधानमंत्री आ सकते हैं उत्तराखंड? जी सर, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के एक दिवसीय प्रवास पर जो है आ सकते हैं। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीते दिनों दिल्ली दौरा हुआ और उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और राज्य की के विषयों को लेकर के भी उनसे बातचीत की। इसी दौरान क्योंकि उत्तराखंड में इस बार पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को न्योता भी दिया और उन्हें आमंत्रित भी किया। और इसी के साथ ही उन्हें आने का जो है आमंत्रण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वो आमंत्रण स्वीकार भी किया गया और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के शुभारंभ कार्यक्रम में जो है यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही प्रवास भी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर कर सकते हैं। और शीतकालीन यात्रा चल रही है, तो उसमें उत्तरकाशी के सीमांत जिले के मुखम्बा और खरसाली में भी जो प्रधानमंत्री जा सकते हैं। इसी के साथ साथ ही केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं दूसरे चरण के, उसका जायजा भी प्रधानमंत्री ले सकते हैं। और बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत कार्य हो रहे हैं उनका जायजा भी प्रधानमंत्री ले सकते हैं। ऐसे में इससे राष्ट्रीय खेलों में युवाओं की रुचि बढ़े और इसी के साथ साथ ही आने वाले समय में खेलों के प्रति युवाओं का जो है रुझान भी बढ़े। और इसी के साथ ही शीतकालीन यात्रा जो चल रही है उसका प्रचार प्रसार को लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के आने से कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर उसका भी प्रचार प्रसार होगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसी के लिए भी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रवास के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्य प्रधानमंत्री का जिस तरीके से जो विजन भी है और राज्य सरकार का यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करना है और देश के जो है आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो उसको लेकर केंद्र सरकार की लगातार योजनाएं जो है उत्तराखंड में चल रही है। बजट भी समय समय पर लगातार जो केंद्र से वो उत्तराखंड को मिलता है। तो ऐसे में मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक विशेष लगाव लगातार उत्तराखंड से देखने को मिलता है। आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री गए, तो वहां पर भी उसके बाद जो है आवाजाही, फिर उसके बाद जो है श्रद्धालुओं की हुई, यात्री भी आए। इस तरीके से लगातार देखने को भी मिलता है। इसी क्रम में अब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं, कब उनकी तारीख डिसाइड होती है, उनके कार्यक्रम की प्रवास की तारीख जब डिसाइड होगी उसके बाद जब वो उत्तराखंड पहुंचते हैं, क्या कुछ नई सौगात उत्तराखंड को देते हैं, क्या कुछ घोषणाएं उत्तराखंड के लिए आने वाले भविष्य के लिए करते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन होने जा रहा है, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का जो कार्यक्रम है उस दौरान क्या कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेलों को भी शुरुआत प्रधानमंत्री कर सकते हैं। और जिस तरह से शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड में जारी है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री
पहुंचे, उसको लेकर के भी क्या कुछ दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं? जी विशाल, देखिए जिस शीतकालीन यात्रा चल रही है और ऐसे में शीतकालीन यात्रा में अभी तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में सरकार के द्वारा लगातार उसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, तमाम छूटें भी दी जा रही है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का जायजा लेने के लिए, यहाँ पर प्रवास करने के लिए पहुंच सकते हैं, ताकि आने वाले समय में और भी व्यापक स्तर पर यात्रा चले और व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। और इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार उत्तराखंड को इसका आयोजन का मौका मिला है और ऐसे में एक भव्य और दिव्य तरीके से उत्तराखंड इस आयोजन को करने जा रहा है, तो इसको लेकर भी तमाम तैयारी जो चल रही है। ऐसे में क्या माना जाए अरुण, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे तो कितना उत्साह यहाँ के लोगों में भी नजर आएगा? क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बड़ी संख्या में उसके बाद यात्री जरूर उमड़ते हैं उस जगह पर। अरुण, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है अरुण सैनी से। बहुत शुक्रिया अरुण, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में शुरू हुई मदरसों की जांच। शुरुआती जांच में कई मदरसे पाए गए हैं अवैध। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देहरादून में 35, उधम सिंह नगर में 129 मदरसे अवैध पाए गए हैं। मदरसों में बच्चे यूपी और अन्य प्रदेशों से लाए जाते थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य मदरसा बोर्ड से नहीं मिली थी इन मदरसों को मान्यता। जांच पूरी होने के बाद शासन को भी भेजी जाएगी एक रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसों की जांच लगातार जारी है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि देहरादून में 35 और उधम सिंह नगर में 129 मदरसे अवैध पाए गए हैं और सभी जिलों में ये जांच जारी है। ऐसे में अभी 2 जिलों की ये रिपोर्ट आई है, जहां पर उधम सिंह नगर और देहरादून में अवैध मदरसे पाए गए हैं। अभी बाकी जिलों में भी जांच जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में अवैध मदरसे पाए गए हैं। किसी तरह की कोई मंजूरी नहीं ली गई थी इन मदरसों के द्वारा। और बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मदरसों में यूपी से बच्चे लाए जा रहे थे। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई अवैध मदरसों पे होगी? देखिए बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि अवैध मदरसों की जो जांच है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। और पहली जांच की अगर कड़ी देखा जाए तो पहली जांच की कड़ी में जो है 2 जनपदों की अगर बात की जाए, देहरादून और उधम सिंह नगर की, वहां से जो है कई अवैध मदरसे सामने आए हैं, जिनमें अब जो है जांच की अन्य जनपदों में भी जांच की जा रही है। हालांकि अगर बात करें देहरादून की तो 35 और उधम सिंह नगर में जो है 129 मदरसे जो है वो सामने आए हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। वहीं अब राज्य मदरसा बोर्ड जो है वो इनका जांच करेगा और जांच करने के बाद जो है इनमें किस तरह की व्यवस्था संचालित हो रही है उनकी भी जांच की जाएगी। देखिए तो सरकार ने अभी जो है इसके निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बैठक की थी। उसके बाद कहा था कि जो अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं उनकी जांच की जाए। तो एक तहसील स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी। तो वही पुलिस हेडक्वार्टर से जो है 13 जिलों के कप्तानों को कहा गया था कि जो है अवैध मदरसों में किस तरह की फंडिंग हो रही है उनका सत्यापन किया जाए। तो दोनों ही पहलुओं पर जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल जिस तरह देहरादून में 35 मदरसे निकलकर सामने आए हैं कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, तो वहीं उधम सिंह नगर में 129 सामने आए हैं। इनमें किस तरह का संचालन हो रहा था, किस तरह से फंडिंग की प्रक्रिया हो रही थी, कौन लोग फंडिंग कर रहे थे, क्या उनके पास आमदनी का स्रोत था, इन चीजों पर पहलू पर जांच होनी है। और ये LIU टीम है जो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट होती है वो जांच करेगी और जांच करने के बाद पूरा मसौदा जो है वो सरकार को भेजा जाएगा। उसके बाद जो है शासन किस तरह की कार्रवाई करता है उस पर नजर है। जी, ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है कि यूपी से बच्चे लाए जाते थे यहाँ पर मदरसों में पढ़ाने के लिए। देखिए बिल्कुल विशाल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो अवैध रूप से संचालित मदरसे थे उनमें जो है जो बच्चे थे वो अन्य राज्यों और यूपी के थे। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में एक बड़ा शिक्षण संस्थान है दारुल उलूम। वहां पर विदेशों से भी जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में इतने बड़े शिक्षा हब होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में वहां से आकर जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो आखिरकार वो क्यों आए हुए थे यहाँ और कौन बच्चे उनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही थी, इन सभी तमाम पहलुओं पर जो है जांच की जा रही है। और ये जांच स्पष्ट होगी, उसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी, तो निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। और देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड से प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए बस सेवा शुरू की गई है। महाकुंभ 2025 के लिए आज से चलेगी रोडवेज बसें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग आज से शुरू कर दी गई है। साधारण बसों का किराया 1160 रुपये और वोल्वो बसों का किराया 2279 रुपये रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जहां पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए महाकुंभ में बसों का संचालन किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से इन बसों का संचालन किया जाएगा और इसी के साथ ही देहरादून आईएसबीटी से भी इसका संचालन किया जाएगा। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लोगों की? देखिए विशाल, बता दूं कि आगामी 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर यह 26 जनवरी तक चलेगा। तो महाकुंभ में जाने के लिए जो चिंता लोग कर रहे थे, उसकी चिंता को दूर करते हुए जो है देहरादून से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जा रही है और उसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। देहरादून से प्रयागराज के बस के अगर मैं किराए की बात करूं तो महाकुंभ में जाने के लिए उत्तराखंड परिवहन ने बसें लगाई हैं, जिसके लिए आज से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी और देहरादून से प्रयागराज के लिए 10 जनवरी तक वोल्वो बस और एक साधारण बस का संचालन होगा, जिसका किराए की अगर बात करें तो वोल्वो बस में 2279 रुपए का किराया रखा गया है, वहीं साधारण बस के लिए 1160 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। देखिए, इसमें आईएसबीटी से जो बसें चलेंगी वो साधारण बस की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे से प्रयागराज के लिए बस निकलेंगे, तो वहीं वोल्वो बस की बात की जाए तो शाम 5 बजे रवाना होगी। तो उसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं और आज से संचालन शुरू हो जाएगा, यानी कि जो है किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। संचालन शुरू हो गया है क्योंकि देखिए हरिद्वार में जिस तरह से कुंभ हुआ था उस दौरान कोरोना काल था और उस समय लोग जो है वहां पर बड़े आयोजन में नहीं जा पाए थे, लेकिन इस वक्त बड़ा आयोजन जो है प्रयागराज में हो रहा है, तो उसके लिए जो है जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं उनके लिए ये तैयारी की जा रही है और अब जो है बस शुरू होगी। जो आस्था की डुबकी लगाना चाहता है वो सीधा देहरादून से जो है प्रयागराज तक जा सकेगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पौड़ी में बकरोली गांव के जगदीश बकरोला के निधन पर कई संगीत प्रेमियों और गायकों ने अपना दुख व्यक्त किया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेम बहुखंडी ने सुप्रसिद्ध लोक गायक जगदीश बकरोला के निधन पर अपनी दुख संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि लोक गायक जगदीश बकरोला के लोक साहित्य और लोक कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि 80 के दशक में जगदीश बकरोला ने अपने गीतों और आवाज के जरिए से गढ़वाल आंचल में नया प्रयोग किया था। उन्होंने आगे कहा है कि उनके उत्तराखंड लोक संगीत को दिए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जगदीश बकरोला जी एक बहुत बेहतरीन गायक थे। मैंने उनको कई बार उनके कार्यक्रम सुने। आँख सूरदास थे वो, उसके बावजूद उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत शांति। कल उनका देहांत हो गया है। इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए तो कोई आया नहीं है, सबने एक दिन जाना है। पर सरकार को थोड़ा सा उनके सम्मान में सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। उनके स्वास्थ्य मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से ख़राब था, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि उनके परिवार के बारे में ज़रा बात करें, पता करें कि क्या स्थिति है उनकी, और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन नमन करता हूं उस महान संगीतकार को। और अपने अश्रुपूर्ण संवेदनाओं के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में। चंपावत के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। गंभीर रूप से बीमार महिला की जान बचाने के लिए रात में ही गांव के युवा डोली के सहारे 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर वाहन के जरिए लगभग 30 किलोमीटर दूर चंपावत जिला अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी महिला को उपचार नहीं मिल सका, जिसके बाद उसे 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रेफर किया गया। वहीं सड़क न होने की वजह से परेशान ग्रामीणों ने सीएम धामी से इस ओर ध्यान देने की और मदद की करने की गुहार भी लगाई है। उनका कहना है कि कई बार डीएम समेत अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से ये तस्वीरें आती हैं कई बार विचलित भी कर देती हैं, इलाज नहीं मिल पाता है ग्रामीणों को, किस तरह की दिक्कतें हैं ग्रामीणों के सामने? जी, मैं बताना चाहूंगा ये मामला जो चंपावत जिला की जो लोहाघाट विधानसभा वहाँ के सीमा नेपाल सीमा से लगा हुआ गाँव है मोड़ा, तो वहाँ की है। तो वहाँ सड़क सुविधा उपलब्ध ना होने से इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है। मामला जो है कल मतलब आज ही सुबह 3-4 बजे की घटना है। एक महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई, तो सड़क ना होने की वजह से ग्रामीण डोली के सहारे लगभग 3 से 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर उसको सड़क तक लाए। वहां से 30 किलोमीटर दूर चंपावत जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उसको उपचार नहीं मिला तो वहां से डॉक्टरों ने 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रेफर कर दिया। तो सड़क न होने का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। जी
तो ऐसे में क्या माना जाए, राज्य सरकार इस ओर क्या ध्यान नहीं दे रही है, शासन प्रशासन के लोगों से भी, क्योंकि गुहार लगाई गई है पहले भी, तो क्या इसका संज्ञान नहीं लिया क्या अभी तक लक्ष्मण? जी, अब जिस प्रकार की तस्वीरें आ रही हैं तो उसमें अगर संज्ञान लिया होता तो शायद ये तस्वीरें हमें आज जो है अपने चैनल पर नहीं चलानी पड़ती। तो इसमें राज्य सरकार की भी जो है काफी गंभीर लापरवाही है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनकी भी लापरवाही, क्योंकि और प्रशासन की भी है। ग्रामीण सीएम से लेकर डीएम तक सबसे गुहार लगा चुके हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जी लेकिन लक्ष्मण, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़े दावे भी करते हुए नजर आते हैं। वो तो कहते हैं कि गांव-गांव मेडिकल फैसिलिटी पहुंच रही है, हमारे हर गांव में इलाज मिल सकेगा, लेकिन ऐसे में तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी, जहां तक मेरे को लगता है स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर जो धरातल पर तस्वीरें हैं वो उसके ठीक उल्टी है। वहीं से लगभग 15 किलोमीटर जो लोहागढ़ उप जिला चिकित्सालय, यहाँ सबसे बड़ा चिकित्सालय, यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है, जिस वजह से ग्रामीण उस अस्पताल में ना लाकर इलाज मिलेगा करके चंपावत जिला चिकित्सालय ले गए, जहाँ से भी जो है इस गंभीर महिला को जो है हल्द्वानी रेफर किया गया। तो इससे बड़ी जो है दावे कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीरें साफ बयां करती दावे हैं, सिर्फ खोखले दावे हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों पर निर्माण के खिलाफ एचआरडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यू शिवालिक नगर में पास में टिहरी विस्थापित कॉलोनी में बिना नक्शा पास किए जा रहे 4 बीघा अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। एचआरडीए वीसी अंशुल सिंह के निर्देश में हुई इस कार्रवाई में पुलिस बल की मदद से प्रभात कुमार और अन्य अधिकारियों की टीम ने अवैध अतिक्रमण को गिराया है। बताया गया है कि आरोपी जोगिंदर कुमार चौधरी को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, और लेकिन आदेशों की अनदेखी की गई, जिसके चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। हरिद्वार में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक देहात की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस दौरान पुलिस बल ने जनता से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की भी अपील की है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपने दिग्गज स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड सीएम और यूपी सीएम समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट पे देखिए। निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। निकाय चुनाव में बीजेपी के 40 स्टार प्रचारक। देवभूमि उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग है, लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने स्तर पर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वोटिंग में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, इसलिए पार्टियों के प्रत्याशी गांव-गांव जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पड़ोसी राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई नाम शामिल हैं। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है, और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है, और उनकी जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके जनसभाएं करवाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी के स्टार प्रचारक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करेंगे प्रचार। पूर्व सीएम से लेकर प्रवक्ता तक प्रचारक। उत्तराखंड बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश के सभी सांसद, सभी मंत्री भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर भी स्टार प्रचारकों में हैं। सांसद अनिल बलूनी और विजय बहुगुणा भी लिस्ट में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत भी स्टार प्रचारकों में रखे गए हैं। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता
और सांसद सुधांशु त्रिवेदी का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। भाजपा की निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। ऐसे में बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतार दिया है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम शामिल है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड की जमीन पर आएंगे और निकाय चुनाव में वो ये अपील करते हुए नजर आएंगे कि मतदान बीजेपी को करें। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे, तो वहीं प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी और तमाम दिग्गज नेता भी उत्तराखंड में शिरकत करने जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के नेताओं के भरोसे ही प्रदेश कांग्रेस के नेता ही लगाएंगे जोर। प्रदेश कांग्रेस के 40 नेता हैं स्टार प्रचारक। 23 जनवरी को प्रदेश में निकाय चुनाव है, इसलिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। तो कांग्रेस ने कुछ दिन पहले 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल लाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पार्टी के सभी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को शामिल किया गया है। लेकिन सूची में किसी केंद्रीय नेता का जिक्र नहीं है, न ही किसी कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है। इधर बीजेपी की लिस्ट में यूपी के सीएम योगी से लेकर केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री का नाम है। जाहिर है इसे लेकर अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस तंज कस रही है। ये कटेगा बटेगा का सेकंड एपिसोड है और मैं और मेरे कार्यकर्ता लगातार जनता से पूछेंगे कि अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन के नारे में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, आदित्यनाथ जी कहाँ थे? जिस समय हमारे उत्तराखंड के बच्चों पर लाठियां बरस रही थी SSSC भर्ती घोटाले की जांच पे और पटवारी पेपर लीक में, उसमें योगी आदित्यनाथ जी कहाँ थे? और मुख्यमंत्री रहते हुए हमारी कितनी परिसंपत्तियों को उन्होंने वापस किया है। मुझे उम्मीद थी हमारे घर का लड़का है, हमारा भाई है, हमारे उत्तराखंड की मिट्टी है, तो परिसंपत्तियों में कुछ ना कुछ फायदा छोटे भाई उत्तराखंड को होगा। लेकिन आदित्यनाथ जी के रहते हुए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उनको ये भी खाली वोट मांगने आएंगे कि उत्तराखंड को कुछ देने भी आएंगे। कई राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी इस दौरान उत्तराखंड में पहुंचेंगे और स्टार प्रचारक को गति देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो भी अलग अलग जिलों में भी जाएंगे और तमाम नगर निगमों में जाकर के प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर कैबिनेट के तमाम मंत्री हो, वो सभी प्रचार प्रसार में जुटेंगे। विधायक सांसदों को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में माहौल बनाएंगे बीजेपी के पक्ष में। सभी सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी का लक्ष्य। निकायों में जीत हार का आगामी चुनाव पर असर। 2027 में उत्तराखंड में होना है विधानसभा चुनाव। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले निकाय चुनाव हो रहे हैं। इसके बाद पंचायत चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, ऐसा लग रहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अक्सर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए ही किसी दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव में भी प्रचार करेंगे। बीजेपी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ जहां भी चुनाव प्रचार करते हैं, आसपास की सभी सीटों पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में कहा यह भी जा सकता है कि 50 से ज्यादा ऐसे बागी नेता भी हैं बीजेपी के, जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर अपने उम्मीदवारी घोषित कर चुके हैं, जो कह रहे हैं कि वो भी निकाय चुनाव में दम भरेंगे, वो भी निकाय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में 50 नेताओं को मनाने की जद्दोजहद में भी बीजेपी जुटी हुई है। लेकिन इसी के साथ ही अब बीजेपी ने कमांड कस ली है और 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात यह भी है कि जब स्टार प्रचारक मैदान में उतरेंगे तो किस तरह का जोश नजर आएगा और बीजेपी के पक्ष में किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। 23 जनवरी को वोटिंग, 25 जनवरी को है मतगणना। निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता किसके साथ? 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग है और 25 जनवरी को मतगणना। सियासत के जानकार इस बात पर जोर देते हैं, निकाय चुनाव या पंचायत चुनाव राज्य स्तर के मुद्दों पर नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्दे जैसे गांव मोहल्ले में सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई को लेकर लड़ी जाती है। और बीजेपी की ही सरकार हमेशा से दावा कर रही है कि डबल इंजन वाली सरकार में गांव-गांव सरकार की योजनाएं पहुंच रही है, जिससे प्रदेश में जनता खुश है। सरकार के दावों पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है।
इस बार प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी होगी, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।